Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका आज लेक्चर नंबर 5। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हमें देखना है बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है लेकिन हम ट्राई करेंगे, थोड़ा सा स्लो जाएंगे। ओके, उसके साथ आज हमें इसमें देखना है कि बोहर्स के जो रिजल्ट्स थे हाइड्रोजन एटम के, उसको भी ब्रीफली देखेंगे हम। उसके साथ यहाँ पे आज हमें थोड़ा सा बात करना है डीमेरिट्स बोहर के थ्योरी की। ये भी थ्योरी भी क्या हुई थी, फेल हुई थी, उसके डीमेरिट देखेंगे। उसके बाद डी ब्रॉगलीज एक्सपेरिमेंट भी हमें देखना है, इक्वेशन डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद होगा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हो सके तो उसे भी हम कवर करेंगे और 2-4 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोर्स मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो पॉस्टुलेट्स देखते हैं बोर्स थ्योरी के। पॉस्टुलेट मतलब होता है जब कोई भी थ्योरी करता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है, उसमें जो उसके ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको जो पुट फॉरवर्ड किया जाता है उसे एजम्पशन कहा जाता है या फिर पॉस्टुलेट्स कहा जाता है। ओके, एज्यूम की हुई चीज़ें या जो ऑब्जर्व हुई चीज़ें तो उसे पॉस्टुलेट कह सकते हैं। तो पहला पॉस्टुलेट है बोर्स थ्योरी का फॉर हाइड्रोजन एटम। उनका कहना था जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन एटम में, वो क्या कर सकता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, एक पॉसिबल सर्कुलर पाथ में क्या होगा, मूव होगा। उस पाथ की जो रेडियस होगी वो भी फिक्स होगी और उसकी एनर्जी जो होगी वो भी फिक्स होगी। उन्होंने एनर्जी कैलकुलेशन के लिए कुछ फॉर्मूले भी दिए थे, उससे एनर्जी कैलकुलेट की जाती थी। ओके, द पाथ इज कॉल्ड, उस पाथ को उन्होंने नाम दिया, ऑर्बिट भी नाम दिया। उसकी स्पेसिफिक एनर्जी थी इसलिए उसे स्टेशनरी स्टेट नाम दिया या उसे एनर्जी लेवल नाम दिया। ओके, दिस ऑर्बिट्स आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो ऑर्बिट होंगे न्यूक्लियस के अराउंड होंगे इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगी एनर्जी की, वैसे वैसे ऑर्बिट क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या है देखो, क्या क्या पॉइंट उन्होंने एक ही पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी थी। पहला सबसे बड़ा पहला ही पॉइंट है ये, द इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम के लिए किया था उन्होंने। तो हाइड्रोजन एटम के लिए उनका ऑब्जर्वेशन था द इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम का अराउंड न्यूक्लियस मूव हो रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ पे, एक सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस फिक्स होगी, जिसकी एनर्जी फिक्स होगी, उस पाथ को उन्होंने ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट नाम दिया या उसे एनर्जी स्टेट भी कहा जाता था। ये जो ऑर्बिट होगा ये क्या होगा, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, कंस्ट्रक्टेड होगा और या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ऐसे भी कह सकते हो। तो और ये क्या होगा, न्यूक्लियस के अराउंड होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो इसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इजी वे में बताती हूँ, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर दी। तो इनका कहना क्या था, जो हाइड्रोजन एटम होगा या ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो क्या था इनका कहना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें फॉर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेंगे, मूव करेंगे। इस पाथ को, सर्कुलर पाथ को उन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट। इसे ऑर्बिट ही कहते थे पहले से। ओके, अभी उन्होंने दूसरी चीज़ क्या बोली यहाँ पे, ये जो सर्कुलर पाथ होगा इसका रेडियस फिक्स होगा, मतलब इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में भी क्या कर सकता है, मूव, ना ही इसके अंदर जा सकता है ना ही यहाँ से बाहर। मतलब एक रास्ता होगा उसे दिया हुआ होगा, इस रास्ते से ही वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसकी एक स्पेसिफिक रेडियस होगी और इसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, मतलब हर ऑर्बिटल की क्या होगी, अराउंड द न्यूक्लियस एनर्जी होगी। और उस एनर्जी को उन्होंने कैलकुलेट भी किया, कुछ फॉर्मूले भी दिए कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए बोल रही हूँ ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके,
तो उनके हिसाब से न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट ऑर्बिटल था उसकी एनर्जी सबसे कम थी। जैसे जैसे ऑर्बिटल इंक्रीज हो जा रहे थे ये एनर्जी भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो इसलिए डिफरेंट एनर्जी थी, तो इसको उन्होंने नाम दिया, इसे ही कहा जाता था एनर्जी लेवल भी कहा जाता था। ओके, या एनर्जी स्टेट भी, डेफिनाइट एनर्जी इसलिए एनर्जी स्टेट, या स्पेसिफिक रेडियस है तो उसे स्टेशनरी स्टेट भी उन्होंने नाम दिया। तो अभी पॉइंट समझ में आए होंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन पॉसिबल सर्कुलर पाथ, द पाथ हैविंग द फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी सो कॉल्ड एज ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल। एंड ऑर्बिट जो होगा अरेंज होगा अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ये अरेंज है। एंड इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होगी, देखो यहाँ पे सपोज ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड फर्स्ट जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि ये न्यूक्लियस के अराउंड है। सेकंड की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, थर्ड की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, फोर्थ की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। तो ये ऑलरेडी हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था स्पेक्ट्रा, तब भी हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे जंप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे जंप कर सकते हैं। लेकिन जो बोहर्स थे उनका क्या कहना था, ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं हर एक की क्या होगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी। हर एक की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी और अरेंज होगी अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एनर्जी। इसकी एनर्जी कम, उससे थोड़ी ज़्यादा, उससे थोड़ी ज़्यादा, उससे थोड़ी ज़्यादा, ऐसे क्या होंगे वो अरेंज होंगे अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये फर्स्ट पॉस्टुलेट था। तो देखो सेकंड पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट बड़े बड़े ही है। सेकंड पॉस्टुलेट देखो, उनका सेकंड पॉस्टुलेट ये था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो ऑर्बिट में क्या होगी, डज नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के हिसाब से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। मतलब 5 डेज़ पुराना है या 10 डेज़ पुराना है, इसके टाइम के हिसाब से क्या है, चेंजेस नहीं होंगे। मतलब वो कंटिन्यूस मूव हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, फिर भी उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, वो फिक्स्ड ही रहेगी हमेशा। कब हो सकती है चेंज, तो वहाँ पे दो कंडीशन है चेंज होने के लिए। पहली कंडीशन है व्हेन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट। जब वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और उनकी एनर्जी जब बढ़ जाती है तो क्या करेंगे, वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में क्या करेंगे, जंप करेंगे। एक्साइटेड स्टेट जिसे कहा जाता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्साइटेड स्टेट। ओके, कब होगा, वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को जब क्या कर लेते, एब्सॉर्ब कर लेते हैं तब। और एनर्जी इमिटेड, और वापस क्या करते, एक्साइटेड स्टेट होने की वजह से एनर्जी को इमिट नहीं करते, मतलब बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर स्टेट स्टेशनरी स्टेट टू द लोअर एनर्जी लेवल। एंड द चेंज, एनर्जी चेंज डज नॉट ऑकर इन कंटिन्यूस मैनर। ये जो चेंज होता है ये कंटिन्यूस मैनर में नहीं होता है। इसे भी मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये बहुत थेरोटिकल दिया है, अच्छे से समझ में नहीं आता। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू बोर, अगर सपोज यहाँ पे एक एटम है, न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया n=1, फर्स्ट सेल हो गया, ये कहते हैं उसे, ये हो गया दूसरा n=2 L, तीसरा ऑर्बिट हो गया, स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हो, n=3, फोर्थ हो गया, ओके, n=4। ओके, अभी अच्छे से ध्यान दो। तो ये जो एनर्जी लेवल्स होंगे उनकी अलग अलग एनर्जी होगी। ओके, ये सबसे लो क्लोजेस्ट है न्यूक्लियस के, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इनकी एनर्जी निगेटिव में होती है। तो यहाँ पे इससे उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, इससे उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, इससे थोड़ी उसकी ज़्यादा होगी। इसे सपोज हमने हीट किया या फिर इरेडिएट किया एटम को। ओके, इसने क्या कर लिए, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उन इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया। यहाँ पे सपोज इनको लग रही थी, सपोज 4 एनर्जी लग रही थी, 4 पॉइंट समथिंग। यहाँ से उन्होंने एब्सॉर्ब करके सपोज 6 पॉइंट समथिंग कर ली और यहाँ की एनर्जी 6 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्टली सेम। तो ये क्या करेंगे, दे जम्प फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल बिकॉज ऑफ एक्साइटेड। वो एक्साइटेड हो चुके, उनकी एनर्जी बढ़ चुकी है। सपोज मैंने क्लास में, आपके कोई टीचर है और आप लोग क्लास में, उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया, उन्होंने ऐसे बेंचेस लगा दिए
और उन्होंने यहाँ पे बोर्ड ही लगा दिया कि 90% वाले बच्चे यहाँ बैठेंगे, 80% वाले यहाँ बैठेंगे, 70% वाले और उससे लोअर वाले पीछे बैठेंगे। ओके, तो जब टीचर की एंट्री होती है और टीचर यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाएंगे तो उन्हें यहाँ पे 90% वाले ही बच्चे दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड ही लगा है 90%। तो जिनको 90 एंड मोर परसेंट है वो सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, जिनको 80 और 90 के बीच में होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, जिनको 70 और 80 के बीच में परसेंटेज होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे एनर्जी का होगा, सबसे लोवेस्ट वाली एनर्जी न्यूक्लियस के क्लोज होगी, उससे थोड़ी ज़्यादा वाली यहाँ होगी, उससे थोड़ी ज़्यादा वाली यहाँ होगी, उससे हायर वाली यहाँ पे होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स, सपोज मैंने उस टीचर ने एक बार टेस्ट ले ली और 70% वाले बच्चे को 90% मार्क मिल गए, तो उसने जंप कर लिया ना यहाँ से यहाँ पे। ओके, सपोज किसी 90% वाले बच्चे को टेस्ट दी गई और 90% वाले बच्चे की मार्क्स घट गए, उसके 80% हो गए, तो वो भी यहाँ से यहाँ जंप कर गया। तो ये जो मैंने बताया वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी थी, बिकॉज ऑफ ई रेडिएशन उन्होंने क्या किया, रेडिएशन जब हुआ तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया, उनकी एनर्जी बढ़ गई, तो क्या इस सेल में रहने के लायक हो गए? नहीं। अभी वो क्या करेंगे, एनर्जी बढ़ गई, एक तो सेकंड सेल में जा सकते, एक तो थर्ड सेल में जा सकते, एक तो फोर। यहाँ से यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ पे भी पॉसिबल है। कब? जब वो एक्साइटेड होते हैं तब। फिर क्या होगा, वो एनर्जी को इमिट करेंगे, फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते, यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते, यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते। जब एनर्जी को क्या कर देंगे, वो इमिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो होता है, ये जो एनर्जी का चेंज होता है, ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे और सारे एक्साइटेड हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होगी। तो ये सेकंड एजम्पशन था। एजम्पशन में एक बार फिर से पढ़ती हूँ, आप लोग यहाँ पे डायग्राम में एक बार देखो। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती। कौन चेंज करता है उसे? आइदर हीट और रेडिएशन चेंज करता है। द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी स्टेट भी कह सकते हो, व्हेन दे एब्सॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब वो रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या करते? एब्सॉर्ब करते। जैसे मैंने परसेंट का बताया था, वैसे इनकी भी एनर्जी क्या है? फिक्स है। और क्या होगा सेकंड, दे एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर। हायर से लोअर एनर्जी लेवल में भी जब आते हैं तब एनर्जी को क्या करते हैं? बाहर निकलते। एब्सॉर्ब करके ऊपर चले गए, इमिट करके बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना चाहता। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि एक बिल्डिंग के टॉप पे जाके खड़े रहो और बिल्डिंग के नीचे खड़े रहो, तो आप लोगों को कौन सा कंडीशन ज़्यादा स्टेबल लगेगा? कि नीचे खड़ा होना, टॉप पे खड़ा होना नहीं। तो वैसे यहाँ से यहाँ पे चले गए एक्साइटेड स्टेट की वजह से, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है उनमें। तो तुरंत वो क्या करेंगे, अपनी जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब की थी उसे बाहर निकालेंगे और तुरंत अपनी अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश करेंगे। सो बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी दे आर जम्प फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, एंड बाय द इमिशन ऑफ एनर्जी दे जम्प फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। लेकिन जो ये एनर्जी का चेंज है ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता है। तो ये सेकंड पॉस्टुलेट था। जितना मुझे समझ में आया है मैंने आप लोगों को पूरी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक बार वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड पॉस्टुलेट देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जब एब्सॉर्प्शन और इमिशन होता है तो क्या जनरेट होती है? फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में वापस आएगा, तब क्या होगी, जो एनर्जी इमिट होगी उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। इसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन। ओके, ट्रांजिशन ऑकर होगा। इन दो एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन ऑकर होता है और इनका जो डिफरेंस होता है एनर्जी का उसे डेल्टा ई से दिखाया जाता है। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होगा, या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, वेयर म्यू इज फ्रीक्वेंसी, डेल्टा ई इज द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स, जो लोअर और हायर होगी वो, और एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे होगा E2 माइनस E1 अपॉन एच, वेयर E1 इज द एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल एंड E2 इज द एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल, और एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बोर फ्रीक्वेंसी रूल। तो ये जो इक्वेशन है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बोर फ्रीक्वेंसी रूल। तो ये तीन का थर्ड एजम्पशन था।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बाय एब्सॉर्प्शन एंड इमिटेड व्हेन ट्रांजिशंस ऑकर। ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफ़र, नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, ये जो ट्रांसफ़र है, ये जो ट्रांजिशन कहा जाएगा उसे। बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स, तो इनका जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसे डेल्टा ई से दिखाते, और ये उसके लिए फॉर्मूला है जिसे कहा जाता है बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। यहाँ पे E2 होगी एनर्जी ऑफ द हायर एनर्जी लेवल, E1 होगा एनर्जी ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल, H होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को ऐसे कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट फोर्थ postulate, लास्ट postulate, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द स्टेशनरी स्टेट इज एक्सप्रेस। उन्होंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया था, ये कहाँ से आया है इतना दिमाग मत लगाते बैठो, डायरेक्ट क्या करना है, लर्न करना है। ओके, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ इन स्टेशनरी स्टेट, जो स्टेशनरी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका जो एंगुलर मोमेंट होता है, एंगुलर मोमेंट क्या होता है आप लोगों को पता है, एंगुलर मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी। इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, क्यों ये सर्कुलर पाथ में क्या हो रहे हैं, मूव रहे। एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला होगा I इंटू डब्ल्यू, और I की वैल्यू होगी mr²। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, mvr होगा। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो आपको मे बी फिजिक्स में हो सकता है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, इस फॉर्मूले से दिया उन्होंने। इस फॉर्मूले का मीनिंग बताती हूँ मैं आप लोगों को क्या है। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली दोज ऑर्बिट्स विच हैव एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, जहाँ पे h की वैल्यू 1 2 फ्रैक्शन में नहीं होगी, क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल में होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूम सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जो h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, तो सपोज इसका क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम 1 h अपॉन 2π, क्योंकि इसकी n की वैल्यू 1 है, इसकी क्या हो गई 2h अपॉन 2π, इसकी क्या हो गई 3h अपॉन 2π, इसकी क्या हो गई 4h अपॉन 2π। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, वो किस क्या होंगे, दे कैन मूव ओनली द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h अपॉन 2π। तो जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2π का, उन्हीं में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। ऐसे नहीं होगा कि सपोज यहाँ पे दिया है 0.5 h अपॉन 2π, तो ऐसा नहीं होगा। क्या होना चाहिए, हमेशा पूरा नंबर होना चाहिए। एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, इसके बीच में कहीं नहीं हो सकते। एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, इसके बीच के एरिया में नहीं प्रेजेंट हो सकते। एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, या यहाँ पे इसके बीच में एरिया में प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो ये था फोर्थ पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ओनली दोज ऑर्बिट्स विच हैव एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, जहाँ पे ये जो है अलग अलग क्वांटिटीज़ जो दिए, तो m क्या होगा यहाँ पे, मास ऑफ एटम। ओके, क्या फार्मूला था, फार्मूला क्या था, mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2π, nh अपॉन 2π। ओके, तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे मास हो गया एटम का, ये हो गई वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। r इज़ द रेडियस, कितना रेडियस होगा वो r होगा। h इज़ द ऑर्बिट नंबर, इसे क्या कह सकते हो, ऑर्बिट नंबर कहा जाता है। ओके, h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, और पाए आप लोग सब लोगों को पता है। तो इनमें से एक क्वांटिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी तो हम कर सकते हैं, अगर बाकी की हमें पता है। तो हमने 4 पोस्टुलेट देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये फोर्थ पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन कैन ओनली मूव दोज ऑर्बिट्स विच हैव एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। फ्रैक्शन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो चलो हमें दिखने रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ फॉर द हाइड्रोजन एटम। 4 अजम्पशन हमने डिटेल में देखे, अभी हमें देखना है कि इसके रिजल्ट्स क्या थे। ओके, तो सबसे पहला एक एक देखेंगे हम, एक एक को अच्छे से जान लेंगे।
द स्टेशनरी स्टेट, इसे ऑर्बिट भी कह सकते हो, एनर्जी स्टेट भी कह सकते हो, तीनों का मीनिंग सेम है। स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड, उसे n से डिनोट किया जाता है। नंबर होता है 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, कितना भी नंबर हो सकता है। दीज इंटीजर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n से डिनोट होता है। हमें 4 क्वांटम नंबर देखने, हर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर होते हैं। उसमें से पहला क्वांटम नंबर होगा कि उसके ऑर्बिट का नंबर या उसके स्टेशनरी स्टेट का नंबर, वो कौन से स्टेशनरी स्टेट का मेंबर है। मतलब जब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन दिया हुआ होगा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन इलेक्ट्रॉन को क्वांटम नंबर से। अगर हमें एड्रेस ही नहीं पता होगा तो हम किसी को नहीं ढूंढ सकते। अगर हमें किसी को ढूंढना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एड्रेस से उसे ढूंढ सकते हैं। वैसे ही अगर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में चारों क्वांटम नंबर अगर आपको बताए तो हम पोजीशन ढूंढ सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अगर वो पहले सेल का मेंबर होगा तो उसका क्वांटम नंबर क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा। अगर वो दूसरे ऑर्बिट का मेंबर होगा तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 2 होगा। अगर वो तीसरे का मेंबर होता हुआ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 3 होगा। अगर वो चौथे का मेंबर होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो ये जो स्टेशनरी स्टेट का नंबर है जो बोहर ने दिया था, इस इंटीजर को ही कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखाया जाता है किससे, प्रिंसिपल PAL है, प्रिंसिपल मतलब ये मेन वाला है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो ये होगा पहला इनका रिजल्ट। इन्होंने जो थ्योरी दी उससे हमें मिला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि ऑर्बिट नंबर होता है, स्टेशनरी स्टेट नंबर होता है, या फिर एनर्जी लेवल का नंबर होता है। सेकंड रिजल्ट यहाँ से मिला, द रेडिया ऑफ द स्टेशनरी स्टेट। जो रेडिया होती है स्टेशनरी स्टेट की, रेडिया मतलब सपोज ऐसी है स्टेशनरी स्टेट है, ऑर्बिट है, न्यूक्लियस पे से उसका कितना डिस्टेंस होगा, रेडियस पता है ना सब लोगों को, तो दूसरे का न्यूक्लियस में से कितना डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस पे से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा या ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे, रेडियस। और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट प्रेजेंट होते हो तो हो गए रेडिया। तो उन्होंने उसके लिए फॉर्मूला दिया Rn इज इक्वल टू n² इंटू A0। तो यहाँ पे A0 क्या है, ये एक फिक्स वैल्यू है, कितनी है, 52.9 pm मतलब पिकोमीटर। तो ये ऑलरेडी किसने दी थी, बोहर ने दी थी। दस रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इज कॉल्ड एज बोहर्स रेडियस, और उसकी एनर्जी कितनी होगी 52.9। कैलकुलेट करके देखो, R n के जगह पे हमें 1 पुट करना है, तो यहाँ पे हो गया R1 इज इक्वल टू 1² इंटू A0 की वैल्यू है 52.9। तो रेडियस जो होगी फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी होगी, 52.9 पिकोमीटर। ओके, तो ये फर्स्ट की कितनी होगी 52 पिकोमीटर। तो इसे क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ द बोहर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेट। तो इसे क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी एनर्जी लेवल जो कि 52.9 है, इसे बोहर्स रेडियस कहा जाता है। कभी कभी MCQ में पॉइंट आता है बोहर्स रेडियस इज, तो आपको पता होनी चाहिए 52.9, या फिर ये फॉर्मूला याद रखो, वहाँ पे 1 वैल्यू पुट करनी है, किसकी, n की वैल्यू 1 पुट करोगे स्टेशनरी स्टेट फर्स्ट, तो आपको ये आंसर मिलेगा 52.9 इज नोन एज बोहर्स रेडियस। तो ये सेकंड हमें रिजल्ट मिला, बोहर्स ने ये हमें सेकंड रिजल्ट दिया कि उन्होंने रेडियस कैसे कैलकुलेट करनी है वो फाइंड आउट करना सिखाया। थर्ड रिजल्ट, उन्होंने ये एक बात बोली थी कि जो ऑर्बिट्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनकी क्या होती है, एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, उसके लिए उन्होंने ये फार्मूला दिया, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूला से हमें किसी भी स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट में, हम 4 की कैलकुलेट करने वाले हैं अभी। ओके, तो किसी भी स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय गिविंग द फार्मूला E1 मतलब एनर्जी इज इक्वल टू माइनस RH in bracket 1/n square, where RH is the Rydberg's constant for hydrogen, its value is fixed
2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और n क्या होगा, इट इज़ द स्टेशनरी स्टेट नंबर 1 2 3 4 जिसकी कैलकुलेट करनी वो नंबर हम क्या कर सकते वहाँ पे पुट कर सकते। तो इसी फार्मूला को हम रीराइट करते, अगर ये फिक्स वैल्यू है तो वैल्यू को ही लिख लिया, E1 इज इक्वल टू -2 पॉइंट माइनस साइन था, ये वैल्यू पुट की 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n², वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर। तो चलो हम क्या करते हैं, अभी एक एक ऑर्बिट के लिए इसे कैलकुलेट करते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 तक कैलकुलेट करके देखते कि क्या वैल्यू आती है। ओके, 2 मैं कैलकुलेट करूँ कि 2 आप लोग कैलकुलेट करो। ओके, तो सबसे पहला हमें देखना है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। पता है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे 4 ऑर्बिट के लिए हम देख रहे हैं अभी एनर्जी कैसे होगी, क्योंकि उन्होंने बोला था एनर्जी क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। सबसे कम फर्स्ट की होगी, उससे ज़्यादा सेकंड की होगी, उससे ज़्यादा थर्ड की होगी, उससे ज़्यादा फोर्थ की होगी। तो देखो कैसे होता, थोड़ा ब्लर दिखने लग रहा था। ओके, तो चलो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं E1। व्हाट इज़ फार्मूला, E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/, ये क्या है 1/n² है। तो अभी हम n की वैल्यू यहाँ पे पुट करती है, n की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 क्या होगी ये, जूल। मतलब जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट जो एनर्जी लेवल होगी अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी कितनी होगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। सेकंड के लिए कैलकुलेट करते, E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/2²। तो अभी ये 2² क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे लिखो मैं आंसर, ये से नीचे ले लेते। ओके, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, -0.545। इससे इसे डिवाइड करो इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो दोनों को कंपेयर करो, पहला जो आ रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इसकी एनर्जी है -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ओके, और जो दूसरा आ रहा है, आगे की भी कैलकुलेट कर सकते हो, अभी समझ गए हो कैसे कैलकुलेट करना। इसकी एनर्जी कितनी आ रही है, -0.545 इंटू 10⁻⁻18। अभी मुझे बताओ इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। निगेटिव साइन हायर नंबर क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी। निगेटिव साइन लोअर नंबर क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। मतलब इससे इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये सेकंड ऑर्बिटल, इसे स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हो। तो बोहर ने हमें सिखाया कि जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की, वो इंक्रीजिंग के ऑर्डर में होती है। जैसे जैसे ऑर्बिट इंक्रीज होगा एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और उन्होंने उससे बताया ही नहीं, उसे उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी दिया। तो भी ये भी एक क्या था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि हम क्या कर सकते, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये सबसे ग्राउंड, इससे नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। तो कभी कभी MCQ में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम, तो वो होगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ओके, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी होगी। तो उन्होंने हमें सिखाया कि एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उन्होंने प्रूव भी कर दिया। उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी होते हैं। मतलब न्यूक्लियस का बाद का जो पहला ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सेकंड की उससे ज़्यादा होगी, थर्ड की उससे ज़्यादा होगी, फोर्थ की उससे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ऑर्बिटल का नंबर इंक्रीज होगा एनर्जी इंक्रीज होगी। और उसे एविडेंस के तौर पे ये फार्मूला भी दिया कि हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते। तो हमने 2 कैलकुलेट करके देखे। आगे आप लोग थर्ड और फोर्थ का भी कैलकुलेट करके देखो, इससे क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। जितना छोटा नंबर माइनस साइन के साथ, उतनी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उतना तो पता होगा आप लोगों को। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इनका, इनकी जो थ्योरी थी, बोर थ्योरी, कैन बी अप्लाइड टू हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। तो हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज क्या होता है वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। हाइड्रोजन हमें पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये थ्योरी जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए एप्लीकेबल थी, तो ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल हो गई। लेकिन ये हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए भी एप्लीकेबल होगी। देखो He क्या होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते,
अगर किसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो ये क्या हो जाता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं स्पेसिस उतने क्या आते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज। और लूज़ कर दिया मतलब किसी और को डोनेट कर दिया तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1। मतलब He+ क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस है, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर लिथियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 1। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की भी बात करनी है हमें आगे। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से उसने सपोज 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर दिए तो उसके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उस पर +2 चार्ज आएगा और उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ये भी किसके जैसी स्पेसिस हो गई, हाइड्रोजन जैसी स्पेसिस हो गई। बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 2। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन से, 4 इलेक्ट्रॉन से, एटॉमिक नंबर 4, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 4। किसी वजह से इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, डोनेशन में दे दिए किसी और को, मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल से निकाल दिए, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे Be3+। तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी अगर देखोगे तो हाइड्रोजन जैसे स्पेसिस हो गए। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस कौन से होते। आपके टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन देना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, ओके वो ले ही लेते, इसके बाद वो क्वेश्चन ही देख लेते। तो ऐसे क्या होगे, जो हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस होंगे उनके लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी। इन शॉर्ट ये थ्योरी उनके लिए एप्लीकेबल है जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। उन सब के लिए ये थ्योरी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। कौन सी, बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये देखो अभी ये जो स्पेसिस थे, इन जो स्पेसिस क्या होगी, अभी एनर्जी और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए सेम फार्मूले नहीं यूज़ कर सकती, तो उनके लिए अलग फार्मूले बना दिए बोहर ने। तो एनर्जीज ऑफ स्टेशनरी स्टेट फॉर दिस स्पेसिस, विच स्पेसिस, जो था He+ था, उसके बाद Be+++ था, उसके बाद लिथियम++ था। ये जो स्पेसिस थे हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, उनकी एनर्जी लेवल कैलकुलेट करने के, उनकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला दिया गया, En = -2.18 × 10⁻⁻18 Z², वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर अपॉन n², n इज द ऑर्बिट नंबर। कौन से ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वो, या फिर स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हो। उनके रेडियस के लिए भी बोहर ने अलग फार्मूला बना दिया, Rn, यहाँ पे होगा Rn मतलब रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। तो ये होगी 52.9 n²/z, वेयर n इज द स्टेशनरी स्टेट नंबर एंड z इज द एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने ये 2 दे दिए, इन दोनों से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर, फ्रॉम अबव 2 इक्वेशंस वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी। जो होगी ये एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, निगेटिव वैल्यू, इसलिए तो जो होगा इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के करीब है तो एनर्जी कम होगी, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, लास्ट ऑब्जर्वेशन, वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो भी कैलकुलेट करना हम क्या कर सकते हैं, बोहर्स थ्योरी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उन्होंने उसका भी कैलकुलेशन दिया था, हमारे सिलेबस में नहीं, ये सिर्फ स्टेटमेंट है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बोहर्स थ्योरी। तो बोहर ने वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी पढ़ाया था। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन z, जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों एटॉमिक नंबर के साथ वेलोसिटी क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि ये ऑर्बिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। जितनी साइज इंक्रीज होगी उतनी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी। एंड द वेलोसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज होगी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट नंबर होगा उसके साथ क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो इतने सारे क्या थे, रिजल्ट्स थे किसके, बोहर्स थ्योरी के फॉर द हाइड्रोजन एटम। अभी हमें एक न्यूमेरिकल देखना है, इस पर न्यूमेरिकल मतलब एकदम ईजी वाला है, आपके बुक में दिया है, पढ़ती हूँ मैं, सुनो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन H12, He2 एंड He+। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स हमें ढूंढने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, विच ऑफ दीज आर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, इनमें से कौन हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस होगी। तो चलो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये जो होता है ये मैंने बहुत बार आपको बताया है कि क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इतने इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, उतने क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 2,
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, He ये था, 2 थे इसके पास इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस साइन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इसके पास कितना एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही। जब भी प्लस साइन आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर से प्लस साइन को माइनस कर दो, जितने प्लस नंबर है उसे माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 था, इस पर एक प्लस साइन था तो मैंने माइनस कर दिया, 1 मिला, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। तो ये तो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस कौन सी होगी, He+ इज द हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। He2 हो सकता है कि हाइड्रोजन लाइक, नो, क्योंकि उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है। उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो H12 एंड He2 ये भी 1 2, ये दोनों भी क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द He+। ओके, तो यहाँ पे ऑर्बिट का नंबर दिया है, n कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया है। ओके, यहाँ पे He है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। ओके, इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसलिए ये क्या बन गया, He+। मतलब इसमें Z कितना होगा, इसका Z2 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1, मतलब ये हाइड्रोजन जैसी स्पेसीज है, तो हाइड्रोजन के फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते। ओके, तो पहला हमें फाइंड आउट करना है रेडिया। तो फॉर्मूला है R1 इज इक्वल टू 52.9, जो स्पेस लाइक स्पेसिस के फॉर्मूले वो यूज़ करने हैं, n² तो चलो वैल्यू पुट करते। तो क्या हुआ, 52.9 इंटू 1² अपॉन 1² क्यों, ऑर्बिट नंबर 1 है, z कितना है इसका 2, तो ये हो गया 52.9 डिवाइड बाय 2। आई होप इतने कैलकुलेशन तो आप लोग इजीली कर ही सकते हो। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर, 52.9 अपॉन 2, तो इसका आंसर होगा 26.45 पिकोमीटर इसकी रेडियस होगी। ओके, सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करनी है इसकी एनर्जी। सो En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n², ये किस में होता है, जूल में होता है। तो चलो -2.18 इंटू 10⁻⁻18, Z क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर और n क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो क्या होगी वैल्यू, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -8 कितना आएगा 72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस है, लेकिन इनके रेडियस और एनर्जी तो सेम नहीं हो सकती, इसलिए उनके लिए बोहर ने क्या किए थे, अलग फार्मूले दिए थे। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा आपको किसी का भी दिए तो भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द सेकंड ऑर्बिट ऑफ He+। तो सेकंड ऑर्बिट की आप क्या करो, कैलकुलेट करो, जो भी आंसर होगा मुझे मैसेज करना है या कमेंट करना है। आई होप इतना कर सकते हो, तो इतना होमवर्क करो। ये अभी बहुत सा इसमें पार्ट बाकी, मुझे लगा था एक लेक्चर में कवर होगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। अगले लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट में देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बाय यूजिंग बोहर्स थ्योरी। उसके बाद आ गए लिमिटेशंस, इसके लिए भी लिमिटेशंस है, लिमिटेशन। उसके बाद बोहर्स के जो फेल्यूर थे 2 रीज़न की वजह से, वो दोनों रीज़न हम देखेंगे। पहला था डी ब्रोगलीज जो हाइपोथेसिस था, और दूसरा था हाइजेनबर्ग्स जो प्रिंसिपल था। दोनों को डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी मैं इसका, तब देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्व करके आंसर मुझे बताना है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।